तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी बाय फिर से स्वागत है, जोर शोर से स्वागत है। क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 24 मार्च से स्टार्ट हो गई हैं। तो आप लोग जी तोड़ मेहनत लगाइए, क्योंकि अब आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं, जिसमें कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाना नहीं है। यहाँ पर जितनी भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, जितना भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, सारे कंटेंट ठीक है आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट किए बिना आपको जाना नहीं है। कमेंट इसलिए करवाते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो SKM जो वेबसाइट है आपकी, उस पर क्या है कि अब आपकी जो लिंक है सारी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ पर आपको सारे नोट्स, जो भी नोट्स होगी, सारी नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप उस वेबसाइट को भी विजिट करके अच्छी तरीके से आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए इसमें बात क्या करें, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर फर्स्ट वन शॉर्ट वीडियो। वन शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या होता है मेरे पेरेंट्स की सारी चीज़ें, यानी चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट में इतने क्वेश्चंस बता देंगे कि आपको इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ हमारा चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। तो इससे आपके जितने रिलेटेड, यानी कि वैद्युत आवेश से, वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत द्विध्रुव से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स, आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक क्या हो सकता है? किसी कुचालक माध्य का परावैद्युतांक क्या हो सकता है? किसी, यानी कि कोई हमारा कुचालक है, उसके माध्य का जो परावैद्युतांक है क्या हो सकता है? कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। सभी कुचालकों के लिए परावैद्युतांक के का मान 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। इसलिए परावैद्युतांक का मान 6 हो सकता है। कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 1 से कम है, 0.7 है, यहाँ 0 है, यहाँ -3 है। तो आपका क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। ठीक, आपको कहीं जाना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ी होगी तो आपको कहीं घबराना नहीं है, जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? तो वैद्युतशीलता का मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको स्थिरता से सुनना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना है। क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है। अगर आपको 95% पाना है तो आपको सारे वीडियोस को वॉच करना होगा और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रखना है। ठीक है, चलिए, एक बिंदु आवेश क्या है हमारा? एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। इस पर जो बल लग रहा है उस पर क्या निर्भर करता है? ठीक है, देखिए, जो बल है हमारा किस पर निर्भर करेगा? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ या एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r4। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, चलिए, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। किसमें? एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ क्या होगा? अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है। अभिलंबवत का मतलब लंबवत प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर गमन पथ क्या होगा? वृत्ताकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, कुंडली के आकार का होगा या परवलयाकार होगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? परवलयाकार होगा। ठीक है, चलिए, वैद्युत क्षेत्र ई में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण है। ठीक है, पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? पी इंटू ई, पी इंटू ई या शून्य या ई इंटू पी। तो इसकी आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है।
एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर, कोई वर्ग है हमारा, देखिए यहाँ पे वर्ग आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं, क्या रखे हैं, आवेश क्यों रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्यों रखा है, यहाँ पे क्यों रखा है, ठीक है। तो क्यों रखे हैं, तो दूसरे को विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं। यदि क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू बराबर है, किसके बराबर होगा। तो क्या थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए अगर यहाँ पर क्यू है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक कितना ए है और यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है, ठीक है, तो अगर इसका मान निकालेंगे तो √2 ए होगा। क्यों होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए अब फार्मूला आपको मालूम होगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान √2 ए का स्क्वायर, क्योंकि हमारी ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू माइनस क्यू अपान क्यू स्क्वायर 2 इंटू कास 45 अंश। अगर इसको सॉल्व करेंगे टोटल हमारा कितना आएगा, -2√2 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आए हुए अतिलघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए अतिलघुत्तरी प्रश्नों में देखिए, आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, किसके, आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए, ठीक है। आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से, किसकी, आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अपसाइलन बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ अपसाइलन नॉट क्या हो जाएगा, ए टी इंटू ए टी, क्योंकि Q1 Q का क्या होता है, विमीय सूत्र ए और टी होता है, और इसका भी ए टी हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, m/2l²। अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, m⁻⁻1 l⁻³ a⁴ a⁴ तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है अपनी लाइफ में। अगर आपको सक्सेस पाना है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको जुड़ना ही होगा। अगर आप जुड़ गए हैं तो लास्ट तक आपको बने ही रहना होगा, क्योंकि अगर आप बीच से छोड़कर जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा था, इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, किस पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं, ठीक है। अर्थात कैपिटल E बराबर कैपिटल F अपान Q0, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो होता है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है 1/4πε0 P/r³, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जहाँ P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और R बराबर क्या होता है, द्विध्रुव के मध्य से प्रेक्षित बिंदु की दूरी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इस चैप्टर से जो हमने आपको टॉपिक बताया इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे क्वेश्चंस को हम लिए हैं। अगर इससे बाहर कुछ आया तो आप कमेंट कर में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप एग्जाम देने के बाद कमेंट करेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया वह आया, क्योंकि हम 5 सालों से हम लोग टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आपका कोरोना काल चला था, 2 साल पेपर हुए ही नहीं, तो हम लोग क्या है कि क्या करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ कर जो वीडियोज़ होती हैं, जो क्वेश्चंस होती हैं उसको लाते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपके सामने आया होगा, कूलाम का वैद्युत बल का नियम। देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा होगा, आप प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है, क्या कर रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, क्या, कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी उसके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि
ये हमारा Q1 होगा, ये हमारा Q2 होगा, और ये अगर यहाँ से दूरी r है तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये एक तरीके से और आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको पहला कंडीशन दे दिया जाता है, यदि जो बल है F उनके बीच आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात के बराबर क्या होता है, 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नियतांक है। अब यहाँ से अगर नियतांक का मान इसमें रख देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो ये बेहद ही जरूरी है आपके लिए समझना, जो हमने आपको समझाया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अभी आप तो इसमें लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी और आंकिक प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो नियत विभव तक, कहाँ तक, दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को, किसमें, आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर, ठीक है, वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच F बल लगता है। क्या लगता है, उनके बीच F बल लगता है। उक्त गोलों के बीच लगने वाले, ठीक है, उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्या करना है, बल की गणना कीजिए यदि उन्हें के परावर्तांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। ठीक है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर रखा जाए। देखिए अब इसमें आपको देखना होगा, वायु में बल F, वायु में बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। के बराबर क्या है, परावर्तांक वाले माध्यम में बल F डैश क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के। अगर हम परावर्तांक के ले लेते हैं तब क्या होगा, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब यहाँ से अगर F डैश निकालते हैं तो F अपान के हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो हमारा पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ के, तो F अपान के हो जाएगा, जो आपके लिए आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। चलिए अब हम बात करेंगे अति लघु यानी लघु उत्तरी प्रश्नों की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ तो आपको पूरी चीज़ें आप समझा कर जाएंगे और अच्छी तरीके से बताकर भी जाएंगे। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, किसकी, लघु उत्तरी प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लघु उत्तरी प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ पे लाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव लेते हैं, ठीक है, उसको घुमाने में जो कार्य होता है उसका सूत्र हमें स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए स्थापित करके देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हमने कभी आपको कई बार बताया है कि जहां पर एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश हो, ठीक है, वहां पर वैद्युत द्विध्रुव की रचना होती है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोणीय स्थिति है। क्या है, थीटा कोणीय स्थिति है। तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, देखिए टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए कोई हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिए हैं। ठीक है, इधर माइनस क्यू होगा, इधर माइनस क्यू होगा, इधर प्लस क्यू होगा, और इसके बीच जो एंगल बन रहे हैं Q1 θ1 θ2। अब चलिए यह बल आघूर्ण, ठीक है, चलिए क्या कर रहा है कि यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को, किसको, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है। किसके, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करता है। इसके विरुद्ध यदि द्विध्रुव को अन्य कोणीय स्थिति तक घुमाना है, यानी कि इसके विरुद्ध यदि द्विध्रुव को अन्य कोणीय स्थिति तक घुमाना है तो बाह्य कार्य करना पड़ता है। क्या करना है पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है। थीटा कोणीय स्थिति से द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन d थीटा देने में किया गया कार्य डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा। ठीक है, तो टाउ का मान हमें मालूम था, यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा और d थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति तक घुमाने में जो कार्य किया जाता है, देखिए क्या होगा, यहाँ से ओमेगा बराबर θ1 θ2 इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा θ1 θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है कि ओमेगा बराबर PE θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा
अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा थीटा वन यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा W बराबर या ओमेगा बराबर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जो आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको रट लेना है, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे पेरेंट्स आपको कोई नहीं पढ़ाता है, सब लोग ऐसे ही बहकावा मारते हैं, ठीक है। तो हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाएंगे, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम आपके लिए मेहनत करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें कितना भी समय लगे, हमें कितनी भी देर तक पढ़ाना पड़े, हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में, किसमें, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा निकाल कर आपको बताते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है तो देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है हमारा ए बी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए थोड़ा फिगर में आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हमारा कोई द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा क्या है, क्या है हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारे, यहाँ पे बन रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका परावर्तनांक क्या है, के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। जो वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से बना है। आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः, अगर इसके कारण जो तीव्रताएं हमारी बन रही हैं E1 और E2 बन रही हैं, ठीक है तो बिंदु P पर आवेश प्लस क्यू के दूरी, यानी बिंदु P पर, ऐसे मान लीजिए कोई बिंदु हमारा P है, यहाँ से प्लस क्यू की जो दूरी होगी, ठीक है, यहाँ से जो पूरा दूरी हमारी कितना है, R है। अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल R है हमारी, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक R है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो इस R में से इस d/2 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा टोटल D है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, d/2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा d/2 होगा। इस d/2 में से R में से d/2 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा B से और P तक की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा R माइनस d/2, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, अगर E1 की बात करेंगे तो 1/4πε0 के 1/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि BP की दिशा में यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना ही आपको निकालनी पड़ी है। अब यहाँ से देखिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, PA की दिशा में है, ठीक है। अब देखिए तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी तथा BP की दिशा में होगी, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। यहाँ से देखिए E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि E1 हमारा E2 से बड़ा है। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, E1 का मान रखेंगे और E2 का मान रखेंगे, तो 1/4πε0 के Q/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, देखिए Q और ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q/4πε0 के 1/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सॉल्व किया है इसको, तो अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए R स्क्वायर से d² 4 कैंसिल हो जाएगा, 2RD/2 से सब सारे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2RD/r² माइनस d²/4 बचेगा। इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2/4πε0 के PR क्या हो जाएगा हमारा PR, ठीक है, PR/r² माइनस d²/4, यानी P बराबर QD होता है। क्या होता है, QD का मान है ना यहाँ पे, तो P का मान रख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यदि D इज मच लेस देन R, जो D है R से बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तब d²/4 तो R² तुलना में नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि D इज मच लेस देन R से बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये तो नगण्य ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 2/4πε0 के PR/r⁴। ये यानी कि अगर यहाँ पे R से R एक कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 2/4πε0 के P/r3, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। अब इसको अगर और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के
2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। चलिए अब कुछ आंखिक प्रश्नों को पढ़ लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। ठीक है, देखिए आंखिक प्रश्न कुछ आपके सामने ही होंगे। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेरी सिंपल प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें। ठीक है, दिया क्या है, एक कूलाम आवेश दिया है, यानी क्यू का मान कितना दिया है, एक कूलाम दिया है। ठीक है, चलिए अगर हम ई की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यन हमको निकालना है। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है, यन ई होता है, यन बराबर Q/E। अब यहाँ पे क्यू का मान हमें मालूम है और ई का मान हमें मालूम है। क्यू का मान कितना है 1 है और ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर की बात करते हैं तो n = 6 × 25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीजें सॉल्व कर लेनी है। चलिए अब अगले प्रश्न की थोड़ा आपको बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि दो बिंदु आवेशों की वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, यानी तो कोई दो बिंदु आवेश हैं, इनको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, किसमें, वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच क्या है 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में, ठीक है, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब पहले कंडीशन में क्या दे रहा है कि जब आवेशों को वायु में रखा जाता है तो F बराबर 1/4πε0 के ε0 × Q1 Q2/r²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए F का मान कितना दिया है 80, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, जब आवेशकों को परावैद्युत में रखा जाता है तब F डैश बराबर क्या होगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। यहाँ से 8 हो जाएगा इसका मान। तो अगर यहाँ पे देखिए सॉल्व करने की बात करते हैं तो 8 बराबर देखिए इतने पूरे का मान हमारा 1/4πε0 और Q1 Q2/r² का मान कितना है 80। तो 80 नीचे क्या बचेगा K, तो 80/K हो जाएगा, यानी K बराबर 80/8। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 10। तो परावैद्युतांक टोटल क्या निकल कर आएगा 10 निकल कर आएगा। चलिए अगले प्रश्न को आपको बताते हैं। 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश की कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर प्रति होगी। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F1Q होता है। ठीक है, यह तो मालूम है आपको। अब यहाँ से देखिए क्या होगा 1/4πε0, यहाँ से क्या होगा इसका मान 9 और E का मान कितना दिया है 450 वोल्ट पर मीटर और Q का मान कितना दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। तो यहाँ सारे मान को रख देंगे। E बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। इसका मान कितना है 9 × 10⁻9 और ये हमारा क्या हो जाएगा 5 × 10⁻8। ठीक है, नीचे r² है तो क्या हो जाएगा r² बराबर क्या हो जाएगा 450 × 10 यानी कि टोटल क्या हो जाएगा काट पीट कर क्या हो जाएगा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप वीडियो कैसे ले कमेंट से जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।